सरिता अपनी नई बहू प्रीति से बोलती है। बहू, आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर है। और हाँ, जरा अपनी इस पूनम ननद को थोड़ा मॉडर्न बनाना, क्योंकि ये बहुत सीधी है। अरे माँ जी, अब चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी। पूनम, तुम भी अपनी नई भाभी से कुछ बोलो। वेलकम भाभी। पूनम का शर्माना देखकर प्रीति को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो नई बहू थी, इसलिए वो ज्यादा जोर जोर से हंस भी नहीं सकती थी। मोहित प्रीति को कमरे में आराम करने के लिए लेकर जाता है। पूनम दूध का ग्लास लेकर अपने भाई के कमरे में जाती है। भाभी, वो मानी ये दिया है आप दोनों के लिए। अच्छा, थैंक यू पूनम। आओ बैठो कुछ देर मेरे पास। नहीं भाभी, मुझे जाना है। पूनम इतना बोलकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देख प्रीति अपने पति मोहित से बोलती है, तुम्हारी बहन बचपन से इतनी शर्मीली है या कोई चोट लगी है इसके दिमाग पर? ये क्या बोल रही हो तुम? उसको कोई चोट वोट नहीं लगी है। वो बचपन से ही ऐसी है। वो बचपन से ही कहीं आती जाती नहीं। हम लोग उसे कितना कहा करते कि लोगों से मिलाकर बातचीत किया कर, लेकिन वो है कि बहुत शर्मीली है। किसी से कुछ बोलना, किसी से कुछ चीज मांगना, इसको इसमें बहुत शर्म आती है। अच्छा जी, चलो कर लेंगे ननद जी को आज के माहौल के लिए तैयार, लेकिन पहले उनके शर्मीलेपन का फायदा उठाकर देखूं मैं। सुबह रसोई में प्रीति जाती है, लेकिन पूनम वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। पूनम को देखकर प्रीति कहती है, पूनम दीदी, आपको पनीर की सब्जी और पराठे बनाने आते हैं? जी भाभी, आता है ना। माँ ने मुझे सब बनाना सिखाया है। अच्छा, तो आप मेरी मदद कर देंगी ना? जी भाभी, कर दूंगी। प्रीति थी तो बहुत चालाक, और अपना चालाकी का फायदा उठाकर वो शर्मीली ननद से ही सारा खाना बनवा लेती और खुद ही खाने की तारीफें बटोर लेती। प्रीति किसी को भी ये नहीं पता चलने देती थी कि ये खाना उसकी ननद ने ही बनाया है। प्रीति को पता चल चुका था कि उसकी ननद बहुत ज्यादा शर्मीली है, और अब प्रीति ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। प्रीति पूनम से सारा काम करवाती और खुद आराम फरमाती। पूनम शर्मीली थी, इसलिए वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और सारा क्रेडिट प्रीति को ही मिल जाता। ऐसी एक दिन प्रीति को शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो पूनम का सहारा लेते हुए अपने पति से बोलती है, सुनो जी, वो ना पूनम को थोड़ी शॉपिंग करवानी है, तो आप कुछ पैसे दे दो। क्या? पूनम को? क्या उसने खुद कहा कि उसे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए? अरे उसने खुद बोला, लेकिन मुझको, क्योंकि वो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई है अब कि अपने दिल की बातें बताने लगी है, इसीलिए अब आप पैसे दे दो। हाँ हाँ, ये लो, और उसे जो चाहिए वो वही दिला देना। ठीक जी। प्रीति पूनम को बहुत ही सस्ती सी ड्रेस दिलवा देती है और खुद महंगे से महंगे डिजाइनर ड्रेस लेती है। पूनम कई बार अपनी भाभी की चालाकियों को नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। अब सरिता को पूनम की शादी की चिंता भी सताने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रीति आराम से बैठी थी, तभी वहाँ पर सरिता आती है। बहू, पूनम की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। अब हमें उसके लिए कोई लड़का देखना शुरू करना चाहिए। अच्छा माँ जी, कैसा लड़का चाहिए आपको दीदी के लिए? बेटा, लड़का अच्छा हो और जान पहचान का हो तो सही रहेगा, क्योंकि तू तो पूनम के शर्मीलेपन से अच्छे से वाकिफ है। उसको घुलने मिलने में बड़ा टाइम लगता है लोगों से। अगर कोई बाहर का लड़का मिला तो दीदी के कारण मुझे जो फायदा होता है वो नहीं होगा, इसीलिए ऐसा करती हूँ, अपने खुद के भाई को ही शादी के लिए तैयार करती हूँ, उसका भी फायदा होगा और मेरा भी। बहू, ओ बहू, कहाँ खो गई तू? पता ना, तेरे पास कोई अच्छा रिश्ता है या मैं अपने पंडित जी से बोलूं? नहीं नहीं माँ जी, है ना मेरी नजर में एक परफेक्ट रिश्ता दीदी के लिए। कौन है बहू? माँ जी, मेरा खुद का भाई रोहित। वैसे भी उसके लिए लड़की देख ही रहे थे हम, तो क्यों ना दीदी की शादी उससे ही करा दी जाए। दीदी अपने घर में भी रहेंगी और अपनों के बीच उनका शर्मीलापन भी दूर हो जाएगा। पर तेरा भाई मान जाएगा? हाँ माँ जी, क्यों नहीं मानेगा। अरे उसको तो दीदी जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। प्रीति ये नहीं चाहती थी कि उसकी ननद की शादी कहीं दूर हो जाए, इसलिए वो अपने भाई के साथ ही पूनम की शादी की बात चला देती है, जिसके बाद वो शादी के बाद भी अपनी शर्मीली ननद का फायदा उठा पाए। प्रीति अपने भाई रोहित को फोन करती है, भाई, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है। देख, शक्ल से भले इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन उससे शादी करके तेरा भी फायदा होगा और मेरा भी। फायदा? वो कैसे? और लड़की है कौन? कुछ दिनों बाद ही देख दिखाई करके रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। ये देखकर मोहित बोलता है, प्रीति, अच्छा है मेरी बहन तुम्हारे घर जा रही है। मुझे अपने साले उर्फ अपने होने वाले जीजा रोहित पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी बहन को खुश रखेगा और उसका ख्याल रखेगा।
हाँ जी, आप चिंता मत करिए, मेरा भाई दीदी को पलकों पर बिठा कर रखेगा। प्रीति कुछ समय में ही अपनी ननंद की शादी अपने भाई से करवा देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन पूनम का बहाना बनाकर कभी कैश मांगते तो कभी कुछ और कीमती चीजें। ऐसी एक दिन रोहित पूनम से बोलता है, पूनम देखो, हमारी शादी को ना 1-2 हफ्ते हो चुके हैं। तुम ऐसे शर्माती रही मुझसे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पर रोहित जी, मुझे कुछ और टाइम दीजिए। मैं धीरे धीरे इस घर में खुद को ढाल रही हूँ। जब मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो क्या हम तब आगे नहीं बढ़ सकते? देखो, तुम्हारा जो शर्मीला अंदाज है ना, इसको तो मैं झेलने वाला नहीं हूँ। और शादी करके तुमको घर संभालने के लिए तो नहीं लाया था मैं। मेरी कुछ जरूरतें हैं जो तुमको पूरी करनी होगी। पर आपने तो बोला था ना भाभी को कि आप मुझे पूरा समय देंगे। अब आप ऐसे मुझे फोर्स कर रहे हो। मेरे से जुबान चलाएगी? हाँ, एक तो तुझसे शादी की, तुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, तुझे तो शुक्र मानना चाहिए मेरा। ऊपर से तू मुझे जवाब दे रही है। अब कहाँ गई तेरी शर्म? अच्छा चल ठीक है, तुझे टाइम चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे टाइम, लेकिन इसके बदले तू अपनी माँ को जाके कह कि मुझे गाड़ी चाहिए, वो मुझे गाड़ी लाके दे। पर ऐसा नहीं कर पाऊंगी रोहित जी। वैसे भी आप तो बहुत कुछ ले चुके हो मेरे नाम से, जबकि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं अपने परिवार वालों से। आप मेरे नाम से हमेशा उनसे मांगते ही रहते हो। बहुत ज्यादा बोल रही है तू। अब दोबारा मेरे सामने जुबान खोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित था तो अपनी बहन प्रीति का ही भाई, वो भी पूनम के शर्मीलेपन का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए ही वो शादी के लिए माना था। पूनम को अब सब समझ आ गया था। रोहित अपनी बहन को फोन मिलाकर बोलने लगा, दीदी, मैंने आपके कहने पे उससे शादी तो कर ली, लेकिन वो तो मुझे जवाब देने लग गई है। आपने तो बोला था कि बचपन से वो कुछ बोलती नहीं है, तो अब कैसे बोले जा रही है? यहाँ तो कभी नहीं खोली। मैंने कई बार उसको बहाना लगाकर अपनी सास और पति से कई चीजें ऐठी भी हैं। बाकी कोई नहीं, मैं वहाँ आकर बात करती हूँ। प्रीति और रोहित दोनों का झूठ सबके सामने आ जाता है, क्योंकि पूनम को सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन प्रीति को फोन पे बात करते हुए सरिता भी सुन लेती है, इसलिए मोहित को भी सब कुछ पता चल जाता है। अरे तुमको शर्म नहीं आई मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी खराब करते हुए? तुम अच्छे से जानती थी कि उसका स्वभाव बहुत ही शर्मीला है, तो तुमने उसकी मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाया। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने अपने घर को ही खा लिया। नहीं मोहित जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन सब के बीच में पूनम रोते हुए घर पर आती है, जहाँ वो पहले ही अपनी भाभी को ऐसे जमीन पर गिरा देख अपने भाई के पास आकर बोलती है, भाई, ये भाभी को ऐसे जमीन पर कैसे बिठाया हुआ है? पहले तू ये बता, तेरे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? पूनम रोहित की सारी सच्चाई अपने भाई और अपनी माँ को बता देती है। ये सुनकर सरिता बोलती है, बहू, तुझे मेरी भोली बेटी ही मिली थी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मेरी बेटी तेरे भाई की बीवी है तो तू भी पूनम के भाई की बीवी है, इसीलिए हम तुझे घर से निकालते हैं। जा और रह अपने भाई के साथ। उसे भी तो पता लगे कि जब बहन को दुख आता है तो कैसा लगता है। माँ सही कह रही है, निकलो हमारे घर से। सरिता और मोहित प्रीति को घर से निकाल देते हैं और रोहित पूनम का तलाक भी करवा देते हैं। रोहित प्रीति दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। विभा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली कांता आती है। अरे ओ गूंगी की बहू, तेरा ना बहुत हो रहा है। हमेशा का ही है, झाड़ू लगाकर कूड़ा मेरे घर के आगे छोड़ देती है। तेरी सास तो गूंगी है, मैं तुझे भी गूंगी कर दूंगी, सुधर जा तू। आंटी जी, मेरी सास गूंगी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गूंगी हूँ। आप अपना ध्यान रखो, कहीं मुझसे फालतू बहस करने के चक्कर में आप ही ना गूंगी हो जाओ। तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेगी? रुक, अभी तेरी सास को बुलाती हूँ। वो आएगी ना तो तेरी अकल ठिकाने लगाएगी अच्छे से। बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है तुझे तो। अरे माँ जी तो मेरी अकल ठिकाने बाद में लगाएंगी, लेकिन मैं तो अभी आपकी अकल और आपको ठिकाने पर लगा देती हूँ। मुझसे फालतू बोल रही हो, पता है ना, मुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तो मुझे तुझसे जीतकर मिलेगा भी क्या? अक्ल तो है नहीं तुझमें। बस इतना कह रही हूँ कि तुझे जो भी करना है कर, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तेरा कूड़ा मेरे घर के बाहर नहीं आना चाहिए। अब तो मैं भी देखती हूँ कि ये कूड़ा आपके घर के बाहर कैसे नहीं आता है। विभा को अगर किसी काम को करने से मना किया जाए ना, तब तो मैं वही काम करती हूँ और कोई रोक भी नहीं सकता। अच्छा जी, अब तू मुझे धमकी दे रही है? तुझे पता है ना तेरी सास की बहुत अच्छी सहेली हूँ, तू फिर भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है, अब धमकी भी दे रही है। मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ जो आपको समझ आए, और मेरी सास को कुछ बता दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, फिर माफी मांगती रह जाना आप। अब तो देख, अभी मैं जाकर तेरी सास को बोलती हूँ कि तू मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। कांता इतना बोलकर वहाँ से विभा के घर में जाने लगती है।
और ये देखकर विभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा कूड़ा कांता के ऊपर डाल देती है। अब आया मजा। इतनी देर से मैं समझा रही थी कि मुझसे पंगे मत लो, लेकिन आपकी मोटी बुद्धि में मेरी बात गई ही नहीं, तो मुझे ये करना पड़ा। अब शांति से अपने घर जाओ और खुद को साफ करो। विभा कांता पे कूड़ा डालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ उसकी सास सरिता खड़ी थी। अपनी सास को बाहर देखकर विभा की बोलते ही बंद हो जाती है। अब क्या हुआ? अब कुछ बोल। अभी तो तेरी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अब क्या हुआ? अब क्यों शांत खड़ी हो गई? देख रही है सरिता तू अपनी बहू के लक्षण। मैंने इसको जरा सा क्या कह दिया, इसने तो मुझसे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया और फिर सारा कूड़ा मेरे ऊपर ही डाल दिया। सरिता इतना कहती है और फिर वहाँ से विभा को लेकर घर में चली जाती है। विभा हमेशा से ही अपनी सास के आगे बिल्कुल चुप हो जाती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद विभा अपने पति अमन से बहुत बहस कर रही थी। अमन, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती यार? हम शादी से पहले तो हमेशा ही घूमने जाते थे ना, तो अब अचानक से क्यों नहीं जाना? इतने दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर घूमने तक नहीं गए हैं। लेकिन आज मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया है। अब मेरे प्लान पर तुम पानी मत डालो। अच्छा, तुमने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया है और मुझसे पूछा तक नहीं। और जब तुमने मुझसे पूछा तक नहीं तो अब क्यों पूछ रहे हो? जाओ अपने दोस्तों के साथ ही घूमो। मेरे दोस्त अकेले नहीं जा रहे हैं, उनकी पत्नियां भी आ रही हैं साथ में। यार तुम मना कर दोगी तो मैं क्या बोलूँगा उन्हें? तुम्हें जो भी बोलना है वो तुम खुद सोच लो, लेकिन मैं तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, नहीं जाना तुम्हें तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम मुझे ना जाने का एक वाजिब कारण तो बता दो, मैं मान जाऊँगा। तुम्हें कारण की जरूरत पड़ भी कैसे सकती है? अरे माँ जी घर पर अकेले हैं और हम दोनों बाहर घूमने जाए, ये अच्छा लगता है क्या? अरे माँ के बारे में तुम क्यों सोच रही हो? माँ को तो वैसे भी आदत है अकेले रहने की, और हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? थोड़ी देर की तो बात है, फिर तो हम वापस ही आ जाएंगे ना। मैं नहीं जाने वाली, चाहे जो हो जाए। अब तुम देख लो कि क्या करना है। विभा की बातें सुनकर अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। विभा हर किसी के आगे बक बक करती रहती थी, लेकिन हमेशा ही अपनी सास के आगे शांत हो जाती थी। ये सब विभा की सास भी नोटिस कर रही थी, लेकिन अब वो गूंगी भी क्या ही बोलती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सरिता को उसके गूंगे होने में पूरा साथ उसकी बहू दे रही थी। कुछ दिनों बाद सरिता अपनी बहू के पास जाती है। माँ जी बोल नहीं सकती और मैं इतनी बड़बोली हूँ, माँ जी को लगेगा कि मैं उनका मजाक बनाती हूँ उनके आगे बातें करके। लेकिन माँ जी की बात का जवाब भी नहीं देती तो बुरा भी लगता होगा। माँ जी जैसे तैसे कोशिश करके मुझसे अपनी बात करती हैं। विभा को अपनी सास की बात समझ तो आती है, लेकिन वो अपनी सास की बातों का जवाब नहीं देती और रसोई से खाना लेकर अपनी सास को दे देती है। सरिता को भी काफी बुरा लगता है कि उसकी बहू उससे बात तक नहीं करती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मन की नहीं पता होती। दिन निकल रहे थे। ऐसे ही घर में सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद कांता अपनी बहू पूनम के साथ सरिता के घर आती है, जहाँ सरिता अपने झूले पर झूला झूल रही थी। अरे माँ जी, जरा सरिता आंटी का झूला तो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। आपको पता है माँ जी, मेरा भी बहुत मन था कि हमारे घर में भी कोई झूला होता जिस पर मैं झूलती रहती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, झूला ही तो है। अरे वो तो सरिता तुझे यूं ही हंसते हुए दे देगी। सरिता को बहुत लगाव है ना मुझसे, इसीलिए वो मना नहीं करेगी तुझे देने से। क्यों सरिता? आई देखा, मैंने सरिता से बस एक बार कहा और सरिता ने मना तक नहीं किया। यही है सरिता और मेरी दोस्ती। सरिता मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती है और न ही किसी बात के लिए मना करती है। हाँ माँ जी, आप दोनों तो सच में बहुत अच्छे दोस्त हो और आप दोनों की इस दोस्ती की मिसाल तो मेरे आँखों के आगे ही है। सरिता आंटी ने झूला जो दे दिया। सरिता वैसे मेरी बात का बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी बहू है बहुत बड़बोली। जब देखो बक बक करती रहती है और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो तुझे चिढ़ाने के लिए ज्यादा बक बक करती है। हाँ माँ जी, अब सही कह रही हो। अरे आप ही बताओ, जब आप गूंगी हो तो मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा था, लेकिन पता नहीं क्या आपकी बहू को मिर्ची लग गई, वो मुझसे लड़ने लग गई। अच्छा सरिता, चाहिए तो मुझे तेरे गले की चेन भी। मुझे तेरी गले की चेन शुरू से बहुत ज्यादा पसंद है। आज तू दे ही रही है तो ये भी दे दे।
कांता और पूनम दोनों सरिता के गूंगे होने का फायदा उठाए जा रहे थे। तभी रसोई से विभा निकल कर आती है और अपनी सास के साथ ये सब होता देखकर विभा को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सास से इतनी बदतमीजी से बात करने की? आप लोग भूल गए हैं क्या? मेरी सास अकेली नहीं रहती बल्कि अपनी बहू और बेटे के साथ रहती है। पूनम जरा पकड़ते है सास की बहू को, इसकी बहुत जुबान चल रही है और यही थी जिसने मेरे ऊपर गंदा कूड़ा फेंका था। आज तो इसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। कांता अपनी बहू के साथ मिलकर विभा को पकड़ लेती है और दोनों विभा को परेशान करने लगते हैं। ये सब देखते हुए भी सरिता चुप थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। जब कांता और उसकी बहू की हद पार हो जाती है तो सरिता हिम्मत करके बोलने की कोशिश करने लगती है। खबरदार, जो मेरी बहू को हाथ लगाया। माँ जी आपने बोला, आपकी आवाज सुनने को तो मेरे कान कब से तरस गए थे। पूनम जल्दी से निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों सास बहू को कमजोर समझकर परेशान करने आए थे ना। अब तो हम दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रहेगा। कांता और पूनम को सजा मिलती है और मोहल्ले से उन्हें निकाल दिया जाता है। उसके बाद विभा, सरिता दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती है। पल्लवी को शुरू से ही बर्गर खाना अच्छा लगता था, इसीलिए वो हमेशा ही बर्गर खाती रहती। एक दिन पल्लवी अपने कॉलेज से घर जा रही थी कि तभी पल्लवी को रास्ते में उसके जीजा जी मिल जाते हैं। अरे पल्लवी, तुम कहाँ जा रही हो? जीजा जी, वो मैं कॉलेज से घर जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, तो मैं सोच रही थी कि कोई मुझे मिले, और देखिए आप मुझे मिल गए। भूख लगी है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, बताओ क्या खाओगी? जीजा जी, मुझे ना बर्गर खाना है। सबसे ज्यादा तो मुझे बर्गर ही पसंद है। हम बर्गर खाने चलते हैं ना? यही मेरे कॉलेज के पास बहुत ही अच्छा बर्गर बनाने वाली लेडी है। इसमें बताने वाली क्या है, चलो हम चलते हैं। पल्लवी अपने जीजा जी के साथ कॉलेज के पास वाले कैफे में जाती है जो खास बर्गर के लिए फेमस था। पल्लवी और उसके जीजा जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो जीजा जी देखते हैं कि सामने से उनकी पड़ोसन आनंदी आ रही है। अरे आनंदी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी यहाँ के बर्गर बहुत पसंद है क्या? क्या आप भी ना कभी अपनी बीवी को छोड़कर मुझ पर भी ध्यान दे दिया करो, तब आपको पता चलेगा कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। अरे जीजा जी, आप इन्हें जानते हो क्या? यही तो है इस कैफे की मालकिन। क्या आनंदी, ये तुम्हारा कैफे है? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम बर्गर का बिजनेस करती हो। ये तो आज मैं यहाँ आ गया तो मुझे पता चल गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वही तो, आपको कुछ पता ही कहाँ चलता है, मैं ही आपको सब कुछ बताती हूँ। वैसे आज तो मेरे बिजनेस और इस कैफे में 4 चांद लग गए हैं। आप जो यहाँ आए हैं, बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? हमारे लिए 2 आलू टिक्की बर्गर कर दो। तुम भी आओ ना आनंदी, हमारे साथ तुम भी खा लो। पड़ोस में रहने के बाद भी तुमसे मिलना तो होता ही नहीं है। क्या? जीजा जी की पड़ोसन का बर्गर का बिजनेस है? जीजा जी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पता होता कि ये आपकी पड़ोसन है तो फिर मैं पैसे ही क्यों देती? क्या पल्लवी, तुम भी कुछ भी बोले जा रही हो। अरे पड़ोसन है ये हमारी, कोई अंबानी नहीं है जो इसे पैसे नहीं देंगे हम। आनंदी आओ, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए यहाँ तो क्या कहीं भी बैठने को तैयार हूँ। क्या 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 कहा तुमने? क्या जीजा जी, आप भी ना? अरे ये आपके पड़ोस पे रहती है, जब मन करे बात करते रहना आप। अभी तो फिलहाल हम बर्गर खाने आए हैं तो बर्गर खाते हैं ना, एक दूसरे का दिमाग नहीं। आनंदी को पल्लवी के जीजा जी बहुत पसंद थे, इसीलिए वो हमेशा ही उन पर लाइन मारा करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रात पल्लवी को बहुत ज्यादा बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही थी और वो बेड से उठकर अपनी कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। अब इतनी रात को मैं बर्गर कहाँ से लाऊं? अब अगर बाहर से मंगवाया तो माँ को पता चल जाएगा और फिर वो बहुत ज्यादा ही मारेंगी मुझे। और तो और मुझे बर्गर भी जीजा जी की पड़ोसन का ही पसंद आता है। माँ को क्यों ना मैं ये कहूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं दीदी के घर जा रही हूँ, तब तो माँ मुझे मना नहीं करने वाली है और जीजा जी की पड़ोसन तो बर्गर ही खिलाने वाली है मुझे। पल्लवी अगले ही दिन अपनी माँ से बात करके अपनी बड़ी बहन रुचि के घर चली जाती है। अपनी बहन के घर जाते ही पल्लवी अपनी बहन को गले से लगाती है। मैं तुझे इतने दिनों से बुला रही थी, तब तो तुमसे आया नहीं गया मुझसे मिलने, और अब अचानक से कैसे आ गई? क्या हुआ? माँ ने भगा दिया सच में, या बड़ी बहन की याद आ गई तुझे? क्या दीदी, आप भी ना? मुझे तो आपकी याद रोज आती है,
लेकिन अब ये बात तो आप भी जानती हो ना कि आपके घर ही आकर नहीं रह सकती ना मैं। माँ ने भी यही बोला था कि बाद में चली जाऊँ। चल कोई बात नहीं, तू आ गई, ये बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो तुझे हमेशा से याद करती रहती थी और उन्हें भी मैंने कितनी बार कहा कि ले आओ पल्लवी को कुछ दिन यहाँ, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है। दीदी कोई नहीं ना, जीजा जी को क्यों परेशान करना, मैं तो आ गई ना आपसे मिलने। अच्छा तो ये बताओ कि आपके पड़ोस में जो आनंदी है वो कहाँ रहती है, उसका घर कौन सा है? तुम्हें हमारी पड़ोसन आनंदी के बारे में कैसे पता चला और तू उनका घर क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जीजा जी ने एक बार बताया था कि वो बहुत ही अच्छे बर्गर बनाती है, तो मैंने सोचा अब जब भी आपके घर आऊंगी तब पड़ोसन के हाथ के बर्गर जरूर खाऊंगी। तेरे जीजा जी भी ना उसकी सारी खबर रखते हैं। पता है वो आनंदी तेरे जीजा पे लाइन मारती रहती है और ये है कि कुछ कहते ही नहीं, बस हंसते रहेंगे, मुझे जलाते रहेंगे। क्या जीजा जी ऐसे करते हैं? कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं जीजा जी को भी सुधार दूंगी और जीजा जी की पड़ोसन को भी सुधार दूंगी। आप बस घर बताओ उसका। पल्लवी अपनी बहन से आनंदी का घर पता करके सीधा उसके घर चली जाती है। अरे तुम तो उनकी साली हो ना, वो नहीं आए तुम्हारे साथ? बर्गर तो खिलाओ, फिर तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। पूरी बात? क्या मतलब है पूरी बात का? अरे मेरे जीजा जी तो अपनी पड़ोसन यानी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते हैं। चलो बर्गर खाते खाते पूरी बात बताती हूँ तुम्हें। बर्गर तो खिलाओगी ना मुझे या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे उनकी साली हो तुम, और तो और तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हारे जीजा जी मेरे बारे में बात करते हैं क्या? बातें? ये भी क्या बोल रही है तुम? जीजा जी तो पागल है पागल, वो तो हमेशा यही बोलते रहते हैं। अगर मेरी बहन से उनकी शादी नहीं हुई होती तो उनकी पड़ोसन का बर्गर का बिजनेस वो भी संभाल रहे होते। हाँ ये तो सच ही है। पता है जब हम छोटे थे ना तो तुम्हारे जीजा जी और मैं साथ बैठकर बर्गर खाया करते थे, तो बस मैंने उनकी याद में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कहने को तो मैं अपनी दीदी की बुराई ही कर रही हूँ, लेकिन बात तो सच ही है कि मेरे जीजा जी के लिए ज्यादा सही तो तुम हो। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हो और जीजा जी को भी। तुम ना रोज मेरे घर आया करो, अपने जीजा जी को भी साथ लाया करो, मैं उनको बहुत बर्गर खिलाया करूँगी और तुम्हें भी। मैं यहाँ बर्गर खाने ही तो आती हूँ। क्या हुआ, शांत क्यों हो गई तुम? और बताओ ना तुम्हारे जीजा जी मेरे बारे में और क्या क्या बातें करते रहते हैं? मैं उन्हें इतनी अच्छी लगती हूँ क्या? अगर मैं उन्हें इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? बंधन से तो बंधे हैं ना, शादी के बाद कहाँ ये सब कर सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारी सारी बातें बताती रहूंगी और तुम्हारी भी सारी बात जीजा जी तक देती रहूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर 2-4 बर्गर पैक कर देती तो अच्छा होता ना। अरे क्यों नहीं, तुम तो इतनी प्यारी हो। रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बर्गर पैक करवा देती हूँ। पल्लवी अपने जीजा जी की पड़ोसन का बर्गर बिजनेस का बहुत फायदा उठा रही थी और यहाँ अपनी बहन को झूठ बोलकर आनंदी से बर्गर खाया करती। वहाँ आनंदी को झूठ बोलती और अपने जीजा के बारे में ऐसे ही कई दिन तक झूठी बातें बताती। कुछ दिनों बाद पल्लवी के जीजा जी का जन्मदिन होता है तो सब लोग वहाँ मना रहे थे कि तभी वहाँ आनंदी बर्गर लेकर आती है। आपने तो मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया ही नहीं और मैं पगली आपका इंतजार करती रही। पल्लवी तुमने अपने जीजा जी को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? खबर नहीं पहुंचाई? पल्लवी ये क्या बोल रही है आनंदी, कौन सी खबर? कुछ नहीं, शायद आनंदी जी मजाक कर रही होंगी। तुम्हें घर में बुलाया किसने? तुम यहाँ कैसे आई? और पल्लवी ये क्या बोले जा रही है? जाओ आनंदी यहाँ से। नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ तुम्हारी बहन ये बोलती है कि तुम्हारा पति मेरे पीछे पागल है और मुझसे बर्गर ले जाती है। और पल्लवी तुम अब क्यों चुप खड़ी हो? रुचि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मेरा बोलना जरूरी है। यहाँ तुम्हारी बहन मेरी पड़ोसन का बर्गर बिजनेस का फायदा उठा रही है और वो भी मेरे नाम पर। इसलिए पल्लवी तुम वापस अपने घर जाओ अब। पल्लवी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसको वापस भेज दिया जाता है। अनुराधा अपने देवर के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश में थी। ऐसे ही एक दिन कमला अनुराधा की पड़ोसन उसके घर आती है, वो भी देव का रिश्ता लेकर। घर के सभी लोगों के साथ कमला भी चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, देखो उषा जी, मैंने आज तक जितने भी आपके बेटे के लिए रिश्ते बताए हैं ना, वो सारे आपकी बड़ी बहू देखकर मना कर देती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि आपकी बड़ी बहू को अपनी देवरानी में चाहिए क्या।
कमला बहन, ये तो आप खुद मेरी बड़ी बहू अनुराधा से पूछो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती आपको, उसकी देवरानी वही जाने। वैसे भी छोटे बेटे ने अपनी बीवी देखने की जिम्मेदारी अपनी भाभी को दे रखी है। अच्छा, देवर की पसंद नापसंद सब मालूम है क्या बड़ी बहू को? देख लो उषा बहन, बाद में देवरानी के आने के बाद देवर भाभी में दूरियां ना हो जाए। देखिए कमला जी, दूरियां हमारे किसी के भी बीच ना हो, इसीलिए हम दुल्हन ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं। बस हमारे मनपसंद की बहू मिल जाए तो बस, उसके बाद दुल्हन ढूंढना बंद कर देंगे। अरे बड़ी बहू बहुत अच्छे के चक्कर में जितना अच्छा मिला है ना अभी तक, उससे भी हाथ धो बैठेगी। इसीलिए इससे ज्यादा ऑप्शन मत देखो। मुझे ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, जो भी मिलता है उसे उठा लो। ये क्या बात कर रही हो आप, जैसे सब्जी खरीदना हो। अरे पूरी जिंदगी का सवाल है। ये घर में मेरी देवरानी ऐसी आएगी जैसी किसी ने सोची ना हो। ज्यादा घमंड भी मत रखा करो बड़ी बहू, जैसा मिलता है अपने देवर के लिए उससे ही शादी करवा दो, वरना तुम्हारा देवर कुंवारा ही बूढ़ा हो जाएगा। देवरानी के चक्कर में कहीं हमें दादी अम्मा ना लानी पड़ जाए, तो जल्दी पसंद कर लो। उषा की बात सुनकर घर वाले हंसने लगते हैं। अनुराधा भी अब अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। वक्त गुजरता है और इतनी कोशिश के बाद आखिरकार अनुराधा को अपनी मन जैसी देवरानी मिल जाती है, जिसकी तस्वीर देखकर घर वाले और देव कहता है, भाभी आपने मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की पसंद तो कर ली, लेकिन क्या वो अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करेगी इस घर में आके? देवर जी, गांव की लड़की नहीं ला रही हूँ, शहर की दुल्हन आ रही है आपके लिए। और हाँ, सरगम को अपनी सुंदरता का कोई घमंड नहीं है, तो तुम निश्चिंत रहो। क्या बात करियो भाभी, शहर में रहने वाली लड़की घमंडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाभी, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से घमंडी और मतलबी होते हैं। खैर, अब ये सारी बातें छोड़ो और अपनी शादी की तैयारियों में लग जाओ। बहुत जल्द तुम्हारी बारात उदयपुर में जाने वाली है। शादी की बात ही निराली है। अब मुझे मिलेगी मेरी मनपसंद देवरानी। भाभी, शादी मेरी हो रही है और आप इतनी खुश हो? अरे क्या बात है भाभी, पत्नी आने वाली मेरी है, लेकिन आप अपनी देवरानी के नाम पे इतनी खुश हो कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ भाई, इतने मिन्नतों के बाद तो देवरानी मिली है, तो खुश ना हूँ और क्या करूँ। चलो अब मैं भी अपनी तैयारियां करती हूँ। अनुराधा अपनी देवरानी के आने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। ऐसे ही कुछ वक्त निकलता है और अब देव और सरगम की भी शादी हो जाती है। अनुराधा सरगम का गृह प्रवेश करते हुए कहती है, सरगम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। आज से ये घर भी तुम्हारा हुआ। आज के बाद कभी मत कहना कि ये मेरा घर नहीं है, समझी? चलो अंदर आओ और आराम करो। चलो आप सब भी आराम कर लो, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे इतनी बड़ी बात कही और मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पगली, ये घर और इस घर के सारे लोग तुम्हारे हैं, तो अपनों का कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ और सुबह होते ही तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी। भाभी, आपकी देवरानी के साथ मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी ध्यान दो। देखो मुझे, देखो। अरे मुझसे भी कुछ बातें कर लो। अब मुझे अकेला महसूस होने लगा है। कहाँ है मेरे भैया? कहाँ है मेरे पूजनीय राम जैसे भैया? भैया कहाँ हो आप? तुम्हारे भैया बाहर है, घर के कामों में बिजी है। वैसे देवर जी, आपने बताया नहीं कि मैंने आपके लिए कैसी दुल्हनिया ढूंढी है, पसंद कैसी है मेरी, ये तो अभी तक आपने बताया ही नहीं। मतलब मैं आपकी पसंद हूँ भाभी, इनको पसंद आई हूँ मैं या नहीं? तुम मेरी पसंद हो और मेरी पसंद पूरे घर वालों को भी पसंद है, तो इतना मत सोचो कौन पसंद करता है और कौन नहीं। वैसे भी मैंने इतनी अच्छी देवरानी पसंद की है, अगर देवर जी के भरोसे रहती तो पता नहीं किस मॉडल को ले आते। सभी मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। सरगम भी सभी के साथ घुल मिलकर हंसने लगी। कुछ देर बाद शादी का काम खत्म करके देव के बड़े भाई और माँ भी घर पे ही आ जाते हैं। सभी आराम करने चले जाते हैं। सरगम नई सुबह की शुरुआत अपने ससुराल में करती है। सरगम रसोई में अपनी पहली रसोई बना रही थी, तभी वहाँ अनुराधा आती है और कहती है, क्या बना रही हो देवरानी जी, हमें भी बताओ। वैसे एक बात बता दूं, देवर जी को समोसे बहुत पसंद है। नाश्ते में अगर उनका दिल जीतना चाहती हो तो बना लो, हम दोनों मिलकर समोसे बनाएंगे। समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी आपसे पूछ लूं, समोसे बनाऊं या नहीं,
लेकिन आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। क्या मैंने क्या सुना कि भाभी नाश्ते में समोसे बना रही है, मेरे फेवरेट। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। तुझे हमेशा समोसे ही क्यों खाने रहते हैं? जब देखो समोसे समोसे। देख लेना किसी दिन समोसे जैसा मुंह बन जाएगा तेरा, फिर खाते फिरना समोसे। कोई बात नहीं माँ, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं समोसा दिखूं, गुलाब जामुन दिखूं, चाहे बर्फी दिखूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अब कोई गम नहीं है, मेरी पत्नी आ चुकी है। बस बस थोड़ा कम फेंक लिया करो ताकि हम सबको भी तुम्हारी बातें सच्ची लगे। अब जाओ फ्रेश हो जाओ जाकर, और मैं और सरगम मिलकर समोसे बनाते हैं, गर्मा गर्म समोसे और मीठे में हलवा। कैसा लगेगा? लेकिन बहू मैं बता दूं, छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म हम हलवा से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद तुम लोगों को समोसे खाने या पकोड़े खाने हैं। इस रस्म के बाद करना जो भी करने का मन हो तुम्हारा। उषा जैसे अपनी दोनों बहुओं को समझा रही होती है, तभी वहाँ कमला आकर कहती है, क्या बोल रही हो उषा जी? आपकी बहू समोसे और पकोड़े बनाने वाली है? ओहो, समोसे का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। कब तक बना लेगी छोटी बहू? क्यों छोटी बहू ही क्यों, बड़ी बहू भी बनाएगी। वैसे भी आज छोटी बहू को ज्यादा काम नहीं करवा सकते, आज इनकी मुंह दिखाई भी है। चलो सरगम, समोसे जल्दी से बना लेते हैं, और तुम्हें तैयार भी होना है अपनी मुंह दिखाई के लिए। अरे हाँ, आज तो मुंह दिखाई भी तो है, और आज सबसे पहले मैंने मुंह दिखाई कर ली। अब ना भी करूँ तो भी चलेगा। वैसे भी 10 दिन बाद तो बहू बाहर निकल ही जाएगी, तभी देख लूंगी सबके साथ। क्या बात कर रही हो कमला जी? अगर छोटी बहू के हाथ के समोसे खाने हैं तो मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी, वरना कोई समोसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो, अभी तो चाय के साथ ही दो समोसे, खाने का बाद में देखेंगे, लेकिन समोसे देना जरूर। समोसे भी खाने और मुंह दिखाई भी नहीं करनी है तो कैसे चलेगा? ये सब अगर समोसे खाने हैं तो तुम्हें मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं नहीं खा रही फिर समोसे। मेरे हिस्से के समोसे छोटी बहू को दे देना अपनी। कमला अपनी बात रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद सरगम और अनुराधा दोनों मिलकर समोसे बनाती हैं। सभी लोग सुबह नाश्ते में समोसा खाते हैं। तभी सरगम के समोसे से मकड़ी निकलती है तो अनुराधा कहती है, माँ जी देखो, मकड़ी के समोसे खाने वाली देवरानी। देवरानी जी, तुम्हारे समोसे में कहाँ से मकड़ी आई? मकड़ी मैंने खा ली, लेकिन ये मकड़ी समोसे में आई कहाँ से? अब मैं क्या करूँ? मैं मकड़ी वाला समोसा खा चुकी हूँ, अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इतना नहीं गया था मुंह में, बस तुमने तो काटा था और उसके बाद फेंक ही दिया था। हाँ, लेकिन अब मेरा क्या होगा? सभी लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि देखो, अनुराधा मकड़ी खाने वाली देवरानी लेकर आई है। मैं मकड़ी नहीं खाती जेठानी जी, मैंने पहली बार खाई है, वो भी गलती से। सरगम की हालत देखकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं, और तभी से अनुराधा उस मकड़ी वाले समोसे से नकली मकड़ी निकालती है, जिसे देखकर सरगम डर गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और सभी साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। सरला के पति के जाने के बाद अपने घर की और बेटी की सारी जिम्मेदारी अकेले ही सरला ने संभाली थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपने हॉल में बैठकर कुछ लड़कियों की तस्वीर देख रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन कांता आती है। क्या कर रही है सरला? कुछ नहीं, आजा बैठ, इन लड़कियों की तस्वीर देख और बता कि मेरी बेटे की शादी के लिए कौन सी लड़की अच्छी है। अरे ये तस्वीर छोड़, अगर तुझे अपने बेटे की शादी करवानी है तो मुझे बता, अभी लड़कियों की लाइन लगवा दूं। अच्छा, क्यों? तू मैरिज ब्रोकर बन गई है? नहीं नहीं, मुझ जैसी बुढ़िया को कौन मैरिज ब्रोकर बनाएगा। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, तू कहे तो बात करूं? अच्छा, वैसे तुझ पर भरोसा तो नहीं, लेकिन अगर तू कह रही है कि अच्छी लड़की है तो एक बार देख ही लेती हूँ। तू चिंता मत कर सरला, वो लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है, मेरी मुंह बोली बहन की बेटी है। ठीक है, एक बार बात कर ले, फिर मुझे बता दियो। अगर हमें लड़की पसंद आई तो शादी करवा देंगे। हाँ ठीक है। वैसे लड़की को डायरी लिखने की आदत है? हाँ, आजकल के बच्चों का पता नहीं डायरी में क्या ही लिखते रहते हैं, और बड़ा ही संभाल कर रखते हैं, किसी को देखने भी नहीं देते हैं। अच्छा चल, मैं चलती हूँ और कल तुझे बात करके बताती हूँ। कांता इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और लड़की के घर वालों से बात करके सरला को बता देती है। कुछ महीने बाद रवि की शादी सुमन नाम की लड़की के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सरला अपनी बहू सुमन का अच्छे से स्वागत करती है
और उसको कमरे में आराम करने भेज देती है। कमरे में जाकर सुमन अपना सामान खोलती है, जिसमें से कॉलेज की एक डायरी निकलती है और वो खुद से बोलती है, ये मेरी कॉलेज डायरी को ना छुपा कर रखना होगा, वरना किसी ने मेरी डायरी पढ़ ली तो सबको मेरा पास पता चल जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों को मुझसे कोई भी शिकायत हो। सुमन डायरी देखकर खुद से बातें कर रही थी कि तभी अचानक से रवि कमरे में आता है। रवि को ऐसे देखकर सुमन डर जाती है और अपनी डायरी छुपाने लगती है। सुमन को ऐसे देखकर रवि कहता है, क्या हुआ सुमन, मुझसे क्या छुपा रही हो? नहीं कुछ नहीं रवि जी, वो तो मैं बस यूं ही। देखो, अब हम दोनों एक रिश्ते में बंध गए हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी कहना हो तो मुझसे बेझिझक कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जी रवि जी, अभी आप ये सब सामान समेटने में मेरी मदद कर दीजिए। रवि सामान समेटने में सुमन की मदद करने लगता है। कुछ देर बाद सारा सामान ठीक करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमन जल्दी सोकर उठती है और घर का सारा काम कर लेती है और सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर देती है। कुछ देर बाद सरला आती है और पूरे घर की साफ सफाई देखकर खुद से कहती है, इतने सालों में कांता ने कोई अच्छा काम किया। चलो, मुझे तो बहुत अच्छी मिल गई जो घर का ख्याल रख रही है। सरला इतना बोल ही रही थी कि तभी सुमन आती है। अरे माँ जी, आप आ गई। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी लेकर आइयो। आप बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। सुमन इतना बोलकर रसोई में जाती है और सरला के लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद सरला को चाय और नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी कॉलेज डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुमन अपने कमरे में बैठकर कॉलेज की डायरी पढ़ती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने कमरे में अपनी डायरी को पढ़ रही थी, तभी अचानक सरला उसके कमरे में आती है। बहू क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, मैं वो। तू घबरा तो ऐसी रही है जैसे कि तू कुछ छुपा रही है। अगर कोई बात है तो बता। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी कॉलेज की डायरी देख रही थी। अच्छा, मैंने सुना है आजकल के बच्चे डायरी में अपनी दिलो दास्ता लिखते हैं। तू भी ऐसा कुछ लिखती है क्या? मैं इसको कैसे बताऊं कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। अगर मैंने बता दिया तो आप लोग मुझे घर से बाहर ही निकाल दोगे। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई तू? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं माँ जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस डायरी में तो बस मेरे दोस्तों के बारे में लिखा है। ला दिखा, मैं भी तो पढ़ूं, आखिर मेरी बहू इस डायरी में अपने दोस्तों के बारे में ऐसा क्या लिखती है। नहीं माँ जी, ये तो मेरी पर्सनल है और मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको कुछ लेना है तो ले सकती हो। सुमन इतना बोलकर अपनी डायरी बंद करती है और सरला को लेकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। सुमन का ऐसा बर्ताव देखकर सरला को बहुत अजीब लगता है और वो अपने मन में बोलती है, ऐसा क्या है इस डायरी में जो बहू मुझसे छुपा रही है? इस बारे में तो मुझे रवि से बात करनी होगी। सरला सुमन से बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और रवि के आने का इंतजार करने लगती है। शाम को जब रवि घर आता है तो सरला रवि के पास जाती है। रवि बेटा। अरे माँ, आप यहाँ आओ, आप यहाँ पर बैठो। बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ कहना था। हाँ माँ बोलो, सब ठीक तो है ना? आपको पैसे की जरूरत है या कांता आंटी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना है? अरे मेरी कोई उम्र है जो मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं? मुझे तो बहू के बारे में कुछ बात करनी है। तेरी बीबी के पास उसके कॉलेज की एक डायरी है। तो क्या हुआ माँ, डायरी तो सभी के पास होती है, इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? वही तो सभी के पास होती है, लेकिन अपनी डायरी को ऐसे छुपा कर पढ़ना और रखना तुझे कुछ अजीब नहीं लगता है क्या? माँ आप भी ना कुछ भी सोच रही हो। उसकी डायरी है, वो चाहे जो भी लिखे, इसमें इतना मन सोचने वाली क्या बात है? अरे पर मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको पता है ना, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा थकान हो गई है। मुझे खाना खाकर आराम भी करना है, तो प्लीज मुझे सोने दो। रवि इतना बोलकर अपने कमरे से बाहर जाकर खाना खाने बैठ जाता है और सीधा अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतता है और सुमन हमेशा की तरह अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि को उसकी डायरी पढ़ते हुए वो देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। उसी शाम कांता सरला के घर आती है। सरला कहाँ है तू? आजा आजा, तेरी ही कमी थी। आजा, तुझसे कुछ पूछना भी है। क्या हो गया? इतनी खिसियाई हुई क्यों है? बहू से लड़ाई हो गई क्या? लड़ाई तो नहीं, पर शक हो रहा है मुझे। तेरी मुंह बोली बहन की बेटी का कोई पहले कोई चक्कर वक्कर था क्या? नहीं तो
तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तेरी मुंह बोली बहन की बेटी हमसे कुछ तो छुपा रही है। पता नहीं उसकी डायरी में ना जाने क्या लिखा है जो हमसे छुपाती रहती है। अच्छा तो ये बात है। अरे बच्चों की डायरी है, उसमें इतना क्या सोचना। बच्ची है वो, अरे बच्चे करने लायक उम्र है उसकी। डायरी का राज तो मैं जान कर ही रहूंगी। सरला और कांता कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद कांता अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन रवि अपनी कमरे में बैठकर काम कर रहा था और सुमन वहीं बैठकर डायरी पढ़ रही थी। तभी सरला सुमन को आवाज लगाती है और सुमन बिना डायरी बंद किए सरला के पास चली जाती है। डायरी को ऐसे देखकर रवि खुद से बोलता है, आखिर इस डायरी में है क्या जो ये हम सबसे छुपा कर रखती है? आज तो पता ही लगा कर रहूंगा मैं। रवि सुमन की डायरी को पढ़ता है और उसमें उसको सुमन की प्रेगनेंसी वाली बात पता चलती है, जिसके बाद रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरी लेकर सुमन के पास जाता है और डायरी में लिखी सारी बात सुमन को बताता है, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, माँ जी, रवि जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी बड़ी बात आप दोनों से छुपानी नहीं चाहिए थी। कॉलेज समय में मैं एक लड़के से प्यार करती थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैंने उसको ये सब बताया और वो मुझे छोड़कर चला गया। ये बात तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताई? और बच्चा कहाँ है? नहीं रवि जी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात किसी को नहीं बताई और माता पिता से झूठ बोलकर अपने दोस्त के पास चली गई और वहीं पर जॉब के चक्कर में अपना बच्चा भी खो दिया। मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर रवि और सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों सुमन को माफ कर देते हैं। सरला सुमन की डायरी को जला देती है, जिसके बाद बहू की कॉलेज डायरी का राज उसी आग में राख हो जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।